दोस्तों साल 1968 से 1972 के बीच अमेरिका ने 9 ऐसे मिशंस किए थे जिससे मानव को चांद पर पहुंचाया जा सके, जिसमें से 6 मिशंस चंद्रमा तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो गया था। इन 6 मिशंस के द्वारा नासा ने कुल 12 लोगों को चांद पर सक्सेसफुली लैंड कराया था। पर अब नासा 50 साल बाद चांद पर सिर्फ जाना ही नहीं चाहती, बल्कि वहाँ लूनर बेस बनाकर लंबे समय तक वहाँ रहने की योजना पर भी काम कर रही है। नासा के इस स्पेशल मिशन का नाम आर्टेमिस दिया गया है, जिसे 2024 तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। नासा इस मिशन पर काम कई दशकों पहले स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन कैप्सूल के डेवलपमेंट के साथ शुरू कर दिया था, और अब ये मिशन अपने अंतिम दौर पर है। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा इंसानों को करीब 50 साल बाद फिर एक बार चांद पर भेजने की योजना पर काम कर रही है। ये मिशन इस दशक का सबसे खास और महत्वपूर्ण मिशन होने वाली है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। भले ही ये मिशन तो चांद से शुरू होगा, पर ये फ्यूचर मार्स मिशन और कई डीप एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नासा के आर्टेमिस मून मिशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो में काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों आर्टेमिस जैसे बड़े और महत्वपूर्ण मिशंस को अंजाम देने से पहले कई छोटे छोटे मिशनों को अंजाम दिया जाता है, ताकि उस मिशन को सफल बनाने के लिए जरूरी सभी तकनीक का परीक्षण किया जा सके। जैसे कि चांद पर लैंड करने वाला पहला मैन मिशन अपोलो 11 से पहले नासा ने कुल 10 अपोलो मिशंस को लॉन्च किया था, ताकि चांद पर लैंड करने से पहले इसके लिए सभी जरूरी टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर को टेस्ट किया जा सके। उसी तरह करीब 50 साल बाद चांद के अगले मानवीय मिशन आर्टेमिस 3 से पहले 2 और आर्टेमिस मिशनों को लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए नासा मून लैंडिंग के लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेगा। इसी के साथ आर्टेमिस मिशन को सफल बनाने के लिए चांद के ऑर्बिट में एक खास लूनर गेटवे भी बनाया जाएगा, जिसका उपयोग फ्यूचर मून मिशंस, मार्स मिशन और दूसरे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए किया जाएगा। आर्टेमिस 1 एक अनक्रूएड मिशन होगा, जिसमें मून मिशन के लिए सभी जरूरी कंपोनेंट जैसे कि स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLC एक सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिस पर नासा कई दशकों से काम कर रही है। ये नासा के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च सिस्टम है। इसका इस्तेमाल डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए किया जाएगा। नासा का कहना है कि आर्टेमिस 1 मिशन को नवंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस मिशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट एक ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है। इसे ओरियन कैप्सूल नाम दिया गया है। ये कैप्सूल कई महीनों के मून मिशन के दौरान इंसानों को स्पेस की कठिन दुनिया में जीवित रखेगा और सफलतापूर्वक वापस धरती में लैंड कराने की भी मदद करेगा। ओरियन कैप्सूल और इसमें मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम का 2014 में डेल्टा 4 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। 2021 में आर्टेमिस 1 मिशन के अंतर्गत स्पेस लॉन्च सिस्टम के साथ के अनक्रूएड ओरियन कैप्सूल को स्पेस में भेजा जाएगा। इस दौरान ओरियन कैप्सूल कई दिनों तक मून को ऑर्बिट करेगा, जिस दौरान ये सभी जरूरी कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट कर लेगा। उसके बाद नासा इसे पैसिफिक ओशियन में लैंड कराने की कोशिश करेगा। इस मिशन के करीब 1 साल बाद आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन अपोलो 11 की तरह एक क्रूड मिशन होगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले जाया जाएगा। अपोलो 11 को सक्सेसफुली चंद्रमा पर उतारने से पहले अपोलो 8 वो पहला मिशन था जो कि पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को मून की ऑर्बिट तक ले गया था। अपोलो 8 मिशन मून को कुछ दिनों तक ऑर्बिट करने के बाद सक्सेसफुली एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाया गया था। इस मिशन से वैज्ञानिकों ने सारे कंपोनेंट्स और हार्डवेयर को सक्सेसफुली स्पेस में टेस्ट कर लिया था। इसी तरह आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत स्पेस लॉन्च सिस्टम की मदद से ओरियन कैप्सूल
को स्पेस में भेजा जाएगा। इस ओरियन कैप्सूल से एस्ट्रोनॉट्स को मून की ऑर्बिट तक ले जाया जाएगा, जहां ये कुछ दिनों तक मून को ऑर्बिट करेगा। इसी दौरान एस्ट्रोनॉट सभी जरूरी टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स और हार्डवेयर को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को ओरियन कैप्सूल की मदद से धरती की ओर लाया जाएगा और पैसिफिक ओशियन में लैंड कराया जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, आर्टेमिस 1 मिशन के जरिए नासा फ्यूचर मार्स मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी करेगा और इसी की वजह से आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए नासा मून पर लूनर बेस बनाकर कई दिनों तक एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ बसाने की योजना पर भी काम कर रही है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो फ्यूचर में मून पर लूनर बेस और लूनर सिटी को भी बनाया जाएगा, पर इसके लिए वैज्ञानिकों को कई ज्यादा रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी, जिसे पृथ्वी से स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए चंद्रमा पर ले जाना काफी मुश्किल और कॉस्टली होगा। और इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए नासा ने ल्यूनर गेटवे का कॉन्सेप्ट सामने रखा है। ल्यूनर गेटवे एक तरह का स्पेस स्टेशन होगा जिसका निर्माण मून के ऑर्बिट में किया जाएगा। इस ल्यूनर गेटवे से मून पर वापस इंसानों को लैंड कराने में काफी आसानी होगी। अपोलो 11 मिशन के दौरान इंसानों को मून पर लैंड कराने और उन्हें सक्सेसफुली धरती पर लाने के लिए जरूरी सभी हार्डवेयर और इंस्ट्रूमेंट सैटर्न 5 रॉकेट में मौजूद था, पर इस बार आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत इंसानों को मून पर लैंड कराने के लिए जरूरी लूनर लैंडर पहले ही मून के ऑर्बिट में स्थापित लूनर गेटवे में मौजूद होगा, जिसकी वजह से स्पेस लॉन्च सिस्टम का लोड काफी कम हो जाएगा और इसी की वजह से रॉकेट को कम फ्यूल से बहुत ही कम समय में चंद्रमा तक पहुंचाया जा सकेगा। नासा ने मून के ऑर्बिट में लूनर गेटवे का निर्माण करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज की मदद ली है। धरती से स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए मून लैंडिंग के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट को लॉन्च करने की जगह नासा चाहता है कि प्राइवेट कंपनीज मिलकर मून के ऑर्बिट में लूनर गेटवे का निर्माण करें। प्राइवेट कंपनीज कई छोटे छोटे लॉन्च के जरिए एक एक करके लूनर गेटवे के कंपोनेंट्स को ये लूनर गेटवे फ्यूचर मार्स मिशन और डीप एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए मून के ऑर्बिट तक ले जाएगी। के बाद इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर विशाल लूनर गेटवे को बनाया जाएगा। लूनर गेटवे एक तरह का एक स्पेस स्टेशन होगा जहाँ एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक रुककर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च कर सकता है। ये लूनर गेटवे फ्यूचर मार्स मिशन और डीप एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए टेक्निकल सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि इन मिशनों को सभी जरूरी रिसोर्स भी देगा। इसके बाद आखिरकार 2024 में आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए धरती से ओरियन कैप्सूल की ओर लॉन्च किया जाएगा, जो कि स्पेस में जाने के बाद SLC से अलग हो जाएगा। के बाद ओरियन कैप्सूल अकेले ही चंद्रमा तक का सफर तय करेगा। मून के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये ओरियन कैप्सूल वहां पहले से ही मौजूद लूनर गेटवे के साथ जुड़ेगा। के बाद वहां मौजूद लूनर लैंडर की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को मून के साउथ पोल में लैंड कराया जाएगा। इस मिशन में कुल मिलाकर 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे, जिसमें से एक ओमेन एस्ट्रोनॉट्स और 2 मैन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो कि करीब 50 साल बाद चांद पर दोबारा कदम रखेंगे। लैंडिंग के लिए चांद के साउथ पोल को चुना गया है क्योंकि चांद के साउथ पोल में मौजूद वाटर आइस और बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। एस्ट्रोनॉट्स वाटर आइस का इस्तेमाल पीने के लिए पानी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एस्ट्रोनॉट्स चांद के साउथ पोल में मौजूद बड़े बड़े क्रेटर्स का इस्तेमाल लूनर बेस की तरह कर सकते हैं, जहाँ वो खतरनाक सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर पर रह सकते हैं। चांद पर सभी एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स
एस्ट्रोनॉट्स को ओरियन कैप्सूल के द्वारा वापस धरती पर लाया जाएगा। नासा के इस मिशन पे आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगर आप नासा के मार्च 2020 मिशन के बारे में भी जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियोस को क्लिक करके आप नासा के नए मार्स मिशन के बारे में भी जान सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।